नमस्कार। आज हम यूको बैंक से जुड़ी एक काफी बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। जी। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने बैंक के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है। हाँ, ये हालिया खबर है। और मामला कोई छोटा मोटा नहीं, 6,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो भी समाचार रिपोर्टें हैं, सरकारी आंकड़े हैं, उन्हीं के आधार पर हम ये यूको बैंक वाला मामला समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो उपलब्ध जानकारी है उसी से। और साथ ही देखेंगे कि भारत में जो दूसरे बड़े बैंक घोटाले हुए हैं उनके संदर्भ में ये कैसे फिट बैठता है। और हाँ, ये पीएमएलए कानून क्या है, सरकार ने क्या कदम उठाए, ये सब भी देखेंगे। जी, एक पूरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। असल में हुआ क्या? ईडी ने सुबोध कुमार गोयल को 16 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया, सही? हाँ, 16 मई को। आरोप ये है कि इनका संबंध कोलकाता की एक कंपनी है, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड, यानी सीएसपीएल। सीएसपीएल, ओके। उससे जुड़े एक बड़े बैंक फ्रॉड से है। रकम जैसा आपने बताया, करीब 6,210.72 करोड़ रुपए। इसमें लोन की हेराफेरी और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो ये हेराफेरी हुई कैसे, मतलब तरीका क्या था? देखिए, आरोपों के मुताबिक जब गोयल चेयरमैन और एमडी थे, उस दौरान सीएसपीएल को बहुत बड़ी मात्रा में लोन दिए गए और बाद में ये पैसा कथित तौर पर शेल कंपनियों में भेज दिया गया। अच्छा, शेल कंपनियां? हाँ, मतलब वो फर्जी कंपनी? हाँ बिल्कुल, जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, असल में कोई काम नहीं करती। इनका इस्तेमाल अक्सर पैसे को इधर उधर करने या छुपाने के लिए ही होता है। और गोयल पर आरोप है कि उन्होंने इसके बदले कुछ लिया। जी, आरोप यही है कि इसके बदले उन्होंने रिश्वत ली, कैश में, प्रॉपर्टी के रूप में, महंगी चीजों के रूप में, और फिर इस रिश्वत को फर्जी संस्थाओं और परिवार के सदस्यों के जरिए मतलब ठिकाने लगाया गया। ओहो। ईडी ने गोयल से जुड़ी कुछ संपत्तियों की पहचान भी की है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें कोई और भी गिरफ्तार हुआ है पहले? हाँ, सीएसपीएल के जो प्रोमोटर हैं संजय सुरेखा, वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा। और उनकी करीब 510 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। गोयल फिलहाल, जहां तक जानकारी है, 21 मई तक ईडी की हिरासत में है। पूछताछ चल रही होगी। अच्छा। ठीक है। तो इस पूरे मामले में ये पीएमएलए बार-बार आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये है क्या असल में? क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये कानून? देखिए, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का ये कानून है। मनी लॉन्ड्रिंग सीधे शब्दों में कहें तो गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे का जो असली सोर्स है उसको छुपाना और उसको ऐसा दिखाना जैसे वो कानूनी तरीके से कमाया गया हो, मतलब काले धन को सफेद करने की कोशिश। अच्छा, इसके कई तरीके अपनाए थे आपने, जैसे हवाला, फर्जी लोन बनाना, यही शेल कंपनियां बनाना। पीएमएलए कानून इसी अपराध को, इसी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। तो इसमें सजा वगैरह का क्या प्रावधान है? ये कानून अधिकारियों को ऐसी जो गैर कानूनी संपत्ति होती है उसे जब्त करने का अधिकार देता है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो यूको बैंक मामले में ईडी इसी कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। ये समझना जरूरी था। पर जैसे हम बात कर रहे थे, ये यूको बैंक का मामला अकेला तो है नहीं। भारत में तो पहले भी बहुत बड़े बड़े बैंकिंग घोटाले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। दुर्भाग्य से एक पैटर्न सा दिखता है इनमें। जैसे कौन कौन से मामले ध्यान आते हैं? सबसे बड़ा तो शायद नीरव मोदी वाला पीएनबी घोटाला था, करीब 11,400 करोड़ रुपए का। हाँ, वो तो बहुत चर्चा में रहा। फिर विजय माल्या और किंगफिश एयरलाइंस का मामला याद होगा, लगभग 9,432 करोड़ रुपए। जी। रोटोमैक घोटालो भी था, करीब 3,695 करोड़ का। तो इन सब में क्या चीज कॉमन दिखती है? वही पैटर्न है, बड़े बड़े लोन लेना, फिर समय पर न चुकाना। कई बार लगता है कि अंदरूनी मिली भगत भी हो सकती है। हाँ। और फिर आरोपी अक्सर देश छोड़कर भाग जाते हैं। और इसका असर तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पे पड़ता होगा, एनपीए वगैरह। बहुत बुरा असर पड़ता है। एक आंकड़ा है कि जून 2018 तक बैंकों का कुल एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हाँ, वो लोन जो वापस नहीं आ रहे, बिल्कुल, वो 10.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। आप सोचिए कितना बड़ा बोझ है ये पूरी अर्थव्यवस्था पर। बाप रे। तो फिर सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है इसे रोकने के लिए?
कुछ कदम उठाए गए हैं? हाँ, सरकार ने कई कदम उठाए हैं और सरकार का दावा भी है कि इनसे जो है घोटालों का पता लगाने में, उनकी रिपोर्टिंग में तेजी आई है। जैसे एक तो ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई भी एनपीए खाता है तो उसकी जांच फ्रॉड के एंगल से की जाए। अच्छा। फिर जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते, विलफुल डिफॉल्टर्स, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में तेजी आई है। करीब 2881 एफआईआर्स का जिक्र मिलता है। ऑडिट ठीक से हो, उसकी गुणवत्ता सुधरे, इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA। और वो जो लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं उनके लिए भी तो कुछ हुआ था। हाँ, बिल्कुल। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 लाया गया। इसका मकसद यही है कि जो लोग आर्थिक अपराध करके देश से भाग जाते हैं, उनकी संपत्ति यहीं जब्त की जा सके। और बैंकों के लेवल पर भी कुछ बदलाव? जी, बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि जो बड़े लोन ले रहे हैं उनके पासपोर्ट की कॉपी रखें, और जो संवेदनशील पद हैं वहां कर्मचारियों का रोटेशन मतलब तबादला होता रहे। तो ये तो काफी सारे कदम लगते हैं, पर इनका असर कितना हो रहा है जमीन पर? क्योंकि कुछ आंकड़े मैंने देखे वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 10 साल में, मतलब 2014 से 2024 तक पीएमएलए के तहत 5297 मामले दर्ज हुए। हाँ। लेकिन सजा सिर्फ 40 मामलों में हुई है। हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये आंकड़े खुद सरकार ने लोकसभा में दिए हैं। सिर्फ 40,500 से ज्यादा केस में। जी, मतलब कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। तो एक तरफ सरकार का दावा है कि जांच बढ़ी है, रिपोर्टिंग बढ़ी है, सक्रियता बढ़ी है, खासकर 2019 के बाद मामले दर्ज होने में काफी तेजी आई है। लेकिन दूसरी तरफ सजा दिलाने में सफलता बहुत ही कम है, और विपक्ष तो पीएमएलए के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप भी लगाता रहा है। खैर, हाँ, वो बहस अलग है। हम तो यहाँ सिर्फ जो तथ्य उपलब्ध है वो सामने रख रहे हैं। अब ये कदम कितने सफल हैं, कितने नहीं, इसका निष्कर्ष तो श्रोताओं को खुद ही निकालना होगा। बिल्कुल। तो आज हमने यूको बैंक घोटाले की ताज़ा स्थिति देखी, पीएमएलए कानून को समझा, दूसरे बड़े घोटालों का संदर्भ देखा और सरकारी कदमों और उनके नतीजों पर भी एक नजर डाली। जी, ये तो साफ है कि बैंकिंग फ्रॉड एक बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। निश्चित रूप से। और इन घोटालों को देखते हुए, और खास तौर पर ये जो सजा की इतनी कम दर है, इसको देखते हुए एक विचार करने लायक सवाल ये उठता है कि क्या जो मौजूदा उपाय हैं वो काफी हैं, या बैंकिंग प्रणाली में कुछ और बुनियादी सिस्टमिक सुधारों की जरूरत है, जिससे न सिर्फ ये अपराध रुकें, बल्कि जो आम जनता का भरोसा है बैंकिंग सिस्टम में वो भी मजबूत हो। ये वाकई एक अहम सवाल है, इस पर सोचना जरूरी है।